तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्क्रैक सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। ठीक है दोस्तों, अकाउंटेंसी में बेसिकली हम लोग आज 4 चैप्टर तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 नहीं तो हाँ ठीक है 4 ही करें। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी होती क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ट्रांजैक्शन को अब देखो, अब आपको ट्रांजैक्शन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे बिजनेस को डायरेक्ट, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पता ही होगी कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करके उसको समराइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं आसान भाषा में ये कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग एक पर्सन को हेल्प करती है कि वो जान सके कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब अकाउंटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स होता है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये बोलता है, मतलब ऐसा अकाउंटिंग जिसमें आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो वो एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसमें आप कोई भी चीज़ की कीमत निकालते हो। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसमें आप डिसीजन लेने में हेल्प करते हो। तो मैनेजर, ओके, आप मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करते हो, ये कैसा अकाउंटिंग है। तो देखो दोस्तों, अभी अगर मैं बात करता हूँ ना अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो अकाउंटिंग हमेशा एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। अब मैं उसको आर्ट क्यों कह रहा हूँ, और ठीक है, और साइंस क्यों कह रहा हूँ, पहले ये समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अपनी तरीके से करना। ठीक है, एक अपना स्टाइल से करना। ठीक है, जैसे कि हर लोगों के लिखने की आर्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। आर्ट आप बेसिकली स्टाइल भी कह सकते हो आर्ट की जगह। ठीक है, तो हर लोगों का लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो ये उनका आर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही अकाउंटिंग, हर लोगों का अकाउंटिंग बनाने का स्टाइल भी अलग होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। और मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस वो चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक है दोस्तों, यानी वो लोग डेबिट साइड की तरफ डेबिट ही लिखेंगे, क्रेडिट साइड की तरफ क्रेडिट ही लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत तो उनका सेम होगा ही होगा, वो चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, इसलिए हम उसको साइंस बोलते हैं। साथ ही साथ में अकाउंटिंग में हम लोग ना ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, और ये हम लोग को बेसिकली लोन लेने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, फ्रॉम बैंक, और एक विटनेस की तरह भी काम आता है अकाउंटिंग। और तो ये सारी चीज़ उसके कुछ बारे में थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले ना दोस्तों, अकाउंटिंग हम लोग को कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अकाउंटिंग में हम लोग कंपेयर करते हैं, और अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस की प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि कितना बिजनेस प्रोग्रेस हुआ है। साथ ही साथ में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताया था। ठीक है, और ये मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, और और अगर मैं बोलूँ ना, तो अकाउंटिंग एक एविडेंस है इन लीगल मैटर्स। ठीक है, यूज़ होता है अकाउंटिंग ही लीगल मैटर्स में, अकाउंटिंग यूज़ होता है एक एज अ एविडेंस। साथ ही साथ में ये लोन लेने के लिए भी काम आता है। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस थे। तो अब जैसे कि आपको पता है, अब कोई भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे। तो अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेज के। ठीक है, डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है अकाउंटिंग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और एक्यूरेट की वजह से इतना रिलायबल भी नहीं होता है। साथ ही साथ में अकाउंटिंग में हम लोग ना प्राइस के चेंजेस को भी इग्नोर करते हैं,
और साथ ही साथ में हम इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें बायसनेस तो होती ही है, ठीक है, कम होती है लेकिन होती है। तो देखो अब समझाता हूँ कैसे होती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोन लेने के लिए भी आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है ना, कि बैंक आपके अकाउंटिंग को देखते कि आपकी कंपनी की औकात है या नहीं, आपकी कंपनी इतना प्रॉफिट पा रही है क्या, कि उतने प्रॉफिट में आप लोन को रीपे कर दो। सबसे पहले तो बैंक वही देखती है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो कि बैंक को देख रही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सपोज़ अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो आपकी उतनी अकाउंटिंग में प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, है ना। तो सपोज़ अगर आपका इतना अकाउंटिंग अच्छा नहीं हुआ, तो फिर कई बार क्या करता है कंपनी के मालिक ना, उसको गलत दिखा देते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं, जबकि उनका असली में प्रॉफिट नहीं हुआ होता। तो इसके कारण बैंक बुद्धू बनकर उनको लोन दे देता है, ठीक है। तो ये बायसनेस होती है, और इसके वजह से मैंने आपको बोला था एक्यूरेट नहीं है, और ये रिलायबल भी नहीं होता है, ठीक है। रिलायबल का मतलब कि हम इसमें विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला था लिमिटेशन में कि इसमें प्राइस के चेंजेस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। और वो इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि हमें पता कर पाए कि उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है। सपोज़ माने कि मैंने 2 लाख का लैंड खरीदा, तो मैं अकाउंट में उसको 2 लाख रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर वो जाके बढ़ जाता है उसकी कीमत, तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, ये प्रिंसिपल है जो ये, और ये कहीं ना कहीं हमें अकाउंटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना या फिर डाउट मत पालना खुद पर, ठीक है। तो अभी जब उसकी कीमत बढ़ गई लैंड की, तो मैं उसको अकाउंटिंग के ज़रिए देख सकता हूँ कि उसकी कीमत कितनी बड़ी है, ठीक है। इसके कारण भी हम उसको चेंज नहीं करते, ये भी एक रीज़न है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको अभी एक और इसमें एक पॉइंट बोला था कि ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को क्यों इग्नोर करता है, ये मैं आपको चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सपोज सबसे पहले तो ये जान लो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सके, ठीक है, यानी कि जो पैसों की टर्म में मेजर हो सके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मॉनेटरी टर्म यानी जो पैसों की टर्म में मेजर हो सके। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस में आग लग गया, ठीक है। तो आग लगने से जो आपका नुकसान हुआ है, आप उसको मेजर कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि हाँ मेरा इतना नुकसान हुआ है, ठीक है। या आपके कंपनी में या आपके बिजनेस में चोरी हो गई, तो आप उस चीज़ को भी मेजर कर सकते हो कि इतने रुपए की चोरी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोविड आ गया, ठीक है, सपोज़ अभी कोरोना है, ठीक है, तो कोरोना के वजह से कितना नुकसान हुआ है, ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते पैसों के टर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपको मैं यही बता देता हूँ कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो दोस्तों, बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सारे ट्रांजैक्शन को एक जर्नल में, ठीक है, जर्नल मतलब वो एक ऐसी बुक है जिसमें आप अकाउंट बनाते हो और उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग यानी सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से एक बुक में रखना, ठीक है, एक बुक में रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करके उसको क्लासिफाई करके उसको समराइज़ करके उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो दोनों का मतलब तो एक टाइप से सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन एक कॉमन डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है, वो है एनालाइजेशन, ठीक है। अकाउंटिंग में एनालाइजेशन भी होता है लेकिन बुक कीपिंग में एनालाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बुक कीपिंग है वो एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। और बुक कीपिंग को जनरली क्लर्क करते हैं, अकाउंटेंट करते हैं, लेकिन
अकाउंटिंग को ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है, सीए करते हैं। और साथ ही साथ में ना बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे, जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो पता करे कि बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ में जो बुक कीपिंग में जो नॉलेज चाहिए होती है ना वो बहुत कम चाहिए होती है, जबकि अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। पूरा एनालाइज करना आसान नहीं होता दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख लिए दोस्तों। अब हम अपने लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं बोल सकता हूँ, जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा, आपको अकाउंटिंग में हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है या अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली वो है क्या। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो सारे रूल्स है जो हमें अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रूल्स बना अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आखिर लाया क्यों गया, ठीक है। क्योंकि तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है, ठीक है। आर्ट का मतलब कि हर लोगों का एक डिफरेंट स्टाइल होता है अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा था, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी अकाउंट को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि सबका तो अलग अलग अपना अपना स्टाइल था, है ना। तो इसी के कारण ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाए गए, यानी बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए गए, ताकि हम कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर कर सके, ठीक है। यानी हम थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी ला सके अकाउंटिंग में, ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना वो मैन मेड है, यानी इंसान ने बनाया है, और ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया, ठीक है। यानी कोई लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया, उन लोग ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना वो रिजिड नहीं है, ठीक है, यानी एकदम स्टैटिक नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है विथ ओवर टाइम, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी अब दो टाइप के आए गए हैं। पहला आप बोल सकते हो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशन आप उसे कह सकते हो, और दूसरा आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर अजम्पशंस, ठीक है, तो उसमें आपको तीन चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसी के बेसिस में आप अकाउंटिंग बनाते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको हेल्प करती है अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने में, अकाउंटिंग बनाने में। सबसे पहला एजम्पशन आपका आएगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि आपको इस प्रिंसिपल में आपको ये अज्यूम करके रखना है कि जो आपका बिजनेस है ना, ठीक है दोस्तों, तो गोइंग कंसर्न में आपको अज्यूम करना पड़ता है कि जो आपका बिजनेस है वो लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है, यानी कभी ठप नहीं होगा आपका बिजनेस, ठीक है। लाइफ टाइम नहीं मतलब आप कह सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी बहुत लंबी समय तक चलेगा। लाइफ टाइम हम इसे एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हमें एक सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना है अकाउंट के लिए, ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए। तो वो इसलिए यूज़ करना है ताकि हम लोग का रिजल्ट ठीक आ सके और हम कंपैरिजन भी आसानी से कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ ना आपको कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा अच्छे से पता चलती है, ठीक है, और ये समझने वाली चीज़ ही है, ठीक है। ये आपको 11th तक पूरी क्लियर हो जाएगी लास्ट टाइम। दोस्तों अभी हम एक्रूअल प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक्रूअल प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें ये बोलता है कि जैसे ट्रांजैक्शन होता है ना हम उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर ले अकाउंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो सारे रूल्स है जो हर बिजनेस फॉलो नहीं करते लेकिन कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। जो एकदम अच्छे बिजनेस है, टॉप क्लास के बिजनेस है, वो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में टोटल 9 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल।
बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हमें एज्यूम करना है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है दोस्तों। और वो ये भी बोलता है कि जो बिजनेस है ना, मतलब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, वो अज्यूम करने को नहीं बोलता, वो तो गोइंग कंसर्न बोलता है। ठीक है, गलती से मुंह फिसल गया। तो देखो दोस्तों, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है ओनर से। ठीक है, उसके पास एक खुद के एक अलग आइडेंटिटी है, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम बिजनेस की जर्नल में रिकॉर्ड करिए, ओनर की जर्नल में नहीं। और बिजनेस के लिए हमेशा जो ओनर होता है ना, या जो प्रोपराइटर होता है, वो हमेशा क्रेडिटर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसने उसके ऊपर कैपिटल लगाया होता है। तो बिजनेस का भी ये ड्यूटी बनती है कि एक उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसको फुलफिल करे, उसका लोन को वापस चुकाए। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो है मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सके। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी थी पहले भी। ठीक है, इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तीसरा प्रिंसिपल आता है हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो देखो दोस्तों, हम लोग कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस हमें तभी पता चल पाएगा जब वो बिजनेस बंद होगा। ठीक है, और वो बिजनेस तो बेसिकली लाइफ टाइम चलता रहता है ना, इसलिए जाहिर सी बात है फिर हम कभी प्रॉफिट या लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल ये कहता है, ये इस प्रिंसिपल ने बिजनेस की लाइफ को शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। और वो शॉर्ट इंटरवल है 12 मंथ्स का, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो कि है FMP, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हम अपना जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसको पूरा डिस्क्लोज करें टू दी अदर पार्टीज। ठीक है, जिससे हमें लोन वोन ये सारी चीज़ें मिल जाए। लेकिन अब अगला प्रिंसिपल आता है जो कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हम पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करें, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करें। ठीक है, क्योंकि अदर पार्टी को पूरा छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से उनका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये उसका अपोजिट है वैसे बेसिकली। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों, अभी नेक्स्ट आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, या फिर आप कह सकते हो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो ये हमें ये बोलता है कि ये बेसिकली ये हमें ये बोलता है कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस में फ्यूचर में लॉस होगा तो फिर आप अभी से पैसे कलेक्ट करने लग जाओ। ठीक है, जिससे आप उस चीज़ को ओवरकम कर सको। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो आप इतना खुश मत हो, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करो। तो ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो सेफ प्ले प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जो अगर आप कोई भी एक एसेट खरीदते हो ना, और अगर उसकी कीमत फ्यूचर में चेंज हो जाती है तो आप उसकी कीमत को बदलोगे नहीं अपने अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 लाख की लैंड खरीदी, अभी उस लैंड की कीमत फ्यूचर में हो गई 14 लाख, तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। उसकी कीमत मैं 2 लाख से 14 लाख नहीं लिखूँगा, जितनी है मैं उतनी ही लिखा रहूँगा। ठीक है, और वो इसलिए करूँगा ताकि मैं अकाउंटिंग के ज़रिए मैं ये पता कर पाऊँ कि उसकी कीमत कितना ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और अकाउंटिंग में सबसे ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अकाउंटिंग में ना वो सब कुछ नीटली करते, इतनी काटा पीटी नहीं होती इसके वजह से। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि हमें अपने प्रॉफिट निकालने के लिए हमें अपने एक्सपेंस को रिवेन्यू से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा बिजनेस का। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि लास्ट प्रिंसिपल है वो है हम लोग का डुअल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, या फिर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कोई ना कोई 2 एस्पेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अगर मैं उस फ़ोन को बेचता हूँ, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ और इसके 2 एस्पेक्ट है। पहला, मेरे हाथ से फ़ोन गया, दूसरा मेरे पास पैसा आया।
ठीक है। हर ट्रांजैक्शन, तो आसान सी भाषा में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होएंगे ही होएंगे, तो ये कॉमन चीज़ थी, ठीक है। सो इतना ही था इस बार की डिस्क्रैक सीरीज़ में। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय।